हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को, और इसमें हम डिटेल्ड फुल क्लास है, मेरी कंप्लीट क्लास है विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है। इसमें जितने प्ले हैं, जितने सोनेट हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग बीएड कर चुके हैं और वहाँ पे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजी आपने कर रखा है, तो दोस्तों ये वीडियो उन खास स्टूडेंट के लिए है जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और एनबीएस केवीएस एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों आप जानते होंगे कि एलटी ग्रेड, एनबीएस केवीएस और टीजीटी पीजीटी में हमारे कितने इंपॉर्टेंट और खास रहने वाले हैं ये हमारे विलियम शेक्सपियर साहब। अगर कोई स्टूडेंट है, कोई फ्रेंड है यहाँ पे तैयारी कर रहा है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करेंगे कि हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ज़रूर बताना है, ताकि मुझे पता चले मेरे व्यूअर कैसे हैं, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स की हेल्प करेगा जो तैयारी कर रहे हैं। यानी कि हम बात करें, अगर टीजीटी पीटी एनबीएस केवीएस एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं जो छात्र, उस तक ये वीडियो फॉरवर्ड करें अगर कोई आपके जानने में है तो। अगर आपके जानने में नहीं है, आप खुद तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मेंशन करें कमेंट में कि हम तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ की। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम विलियम शेक्सपियर साहब जो हैं उनके बारे में क्या है डिटेल, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो शुरुआत मेरी रहेगी, आपको पता ही है कि जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो खास बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आता हूँ आपके लिए, और इम्पोर्टेंट रहता है, इसीलिए मेरी वीडियो जो है आप लोग क्या करते हैं, देखते हैं। और आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए कुछ फ़ायदा करेगा, तो आप बेशक इसमें लाइक कमेंट करके आप बता सकते हैं। आगे मैंने बात की, देखिए यहाँ पे मैंने बात करना चाहिए, जो विलियम शेक्सपियर साहब हैं उनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564 में, और इनकी डेथ हो गई थी 23 अप्रैल में ही हो गई थी इनकी डेथ। तो आप याद रखेंगे डेट इनकी, जो हमारी डेथ हो गई थी इनकी विलियम शेक्सपियर साहब की 1616 में। यानी कि आप इनकी डीओ भी याद रखेंगे, जन्म कब हुआ था 23 अप्रैल 1564 में, और डेथ कब हो गई थी इनकी, यानी 23 अप्रैल को ही हुई थी, 1616 में हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे विलियम शेक्सपियर साहब हैं वो कैसे पोइट थे, तो ये इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट हुआ करते थे। तो प्ले राइट का मतलब होता है दूसरों के एक्ट को चोरी करना, और यहाँ पे हम उनके बारे में खास चर्चा करेंगे। जैसे मैंने बात की है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, मैं पढ़ूंगा और उसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यानी इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न एंड रेस्ड इन स्टेटफोर्ड अपॉन एवॉन। यहाँ पे कुछ बच्चे एवॉन यानी कि अपॉन की जगह पे ऑन का यूज करते हैं, बल्कि आप ऑन का भी यूज कर सकते हैं और अपॉन का यूज कर सकते हैं। पेपर में एग्जाम में सही माना जाता है जो आपके यानी कि शासन, जो आप आयोग का आंसर रहता है वो अपॉन रहता है, इसीलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आप इनका पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ का प्लेस, तो बताएंगे स्टेट फॉर्ड अपॉन एवॉन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ही वॉज बेप्टाइज ऑन 26 अप्रैल 1564 में। इनको क्या किया गया था, बेप्टाइज किया गया था, जिसे हम बात करते हैं नामकरण वगैरह, ठीक है। हिज फादर, इनके पापा का नाम था विलियम, यानी कि आप जानते हैं ये विलियम जॉन शेक्सपियर। जब कभी भी, चाहे मिल्टन हो, चाहे विलियम शेक्सपियर हो, चाहे हमारे गाल्सवर्दी हो, कोई भी हमारे प्ले हो चार में से, तो अब इनके पापा का बात करेंगे तो पापा हमारे इनके क्या रहेंगे, जॉन पहले लगा देंगे और उनका नाम एज इट इज रखेंगे शेक्सपियर। तो इसीलिए ये पहले ऐसा हुआ करता था। तो यहाँ पे इनके पापा का नाम है जॉन शेक्सपियर। वाज अ, इसको बोलेंगे बर्गेस ऑफ द रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड कॉरपोरेशन ऑफ स्टेटफोर्ड में ही रहते थे। और कहते हैं इनकी मम्मी का नाम मेरी आर्डन था। वाज लोकल लैंडेड हेराइज। और आगे बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर हैड टू ओल्डर सिस्टर। इनके छोटे यानी कि छोटी सिस्टर दो थीं और टू ओल्डर सिस्टर थीं। कौन, जॉन, यानी कि कह सकते हैं जॉन एंड जूडिथ। एंड एक इनका एक कहलाता है कि बात करते हैं थ्री यंगर ब्रदर हुआ करते थे, और जिन नाम आता है जिनमें गिलबर्ट, रिचर्ड एंड एडमंड। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्ले है इनका
उसमें एडमंड नाम भी रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको याद रखेंगे। यानी 3 भाई थे, बड़े और 2 सिस्टर थी, कुल मिलाकर 5 लोग और एक वो खुद, तो 6 लोग, ठीक है। तो जॉन एंड जूडिथ इनकी सिस्टर थी और 3 इनके यंगर ब्रदर थे, जिनको बात करते हैं हम लोग गिलबर्ट एंड रिचर्ड एंड एडमंड, ठीक है। आगे बात करते हैं, नॉट मच इज नोन ऑफ शेक्सपियर एजुकेशन। ये ज़्यादा बहुत ही पढ़े लिखे नहीं जाने जाते थे, और कह सकते हैं इनको इट इज़ जनरली एज्यूम्ड दैट ही अटेंडेड द लोकल ग्रामर स्कूल में वो पढ़े हुए थे, ठीक है। द किंग्स न्यू स्कूल, और यहाँ पे किंग्स न्यू स्कूल है जिसका नाम था। एट द एज ऑफ 18 साल की एज में विलियम शेक्सपियर साहब की शादी हो गई थी। इनकी शादी जिससे हुई थी वो 26 साल की थी, और जो विलियम शेक्सपियर साहब थे वो 18 साल के थे। आप डिफरेंस देख सकते हैं, यानी कि 6 2 8 साल विलियम शेक्सपियर जी की वाइफ जो हैं बड़ी थी, और आप कह सकते हैं उनकी जो वाइफ है उनका नाम था, क्या नाम था, एना हैथावे, ठीक है। आप इनकी वाइफ का नाम याद रखेंगे, जो 26 ईयर की थी, और ये 18 ईयर के हुआ करते थे, ठीक है। आगे मैंने बात की, और मैंने अभी तक की 3 बातें की। इनका जन्म कब हुआ, 23 अप्रैल 1564 में, और इनको बैप्टाइज कब किया गया था, 26 अप्रैल 1564 में। इनके पापा का नाम जॉन शेक्सपियर, और इनके मम्मी का नाम मेरी आर्डन, और इनके वाइफ का नाम एनी हाथावे। 4 बातें आपको याद रखनी है। और आगे मैंने बात की है, with whom he had 3 children, शिशोना, हेमनेट एंड जूडिथ। इनके 3 बच्चे हुआ करते थे, और यहाँ पे ट्विंस कौन होते थे, यहाँ पे ट्विंस हुआ करते थे हेमनेट एंड जूडिथ। तो बात करते हैं, यहाँ पे 3 बच्चे थे हमारे विलियम शेक्सपियर साहब के, जो एना हैथावे से शादी की उनसे हुआ करते थे, उनसे ये जन्म लिए थे। कौन, सुसाना, हेमनेट एंड जूडिथ। हेमनेट डेड एट द एज ऑफ 11, जब 11 साल की एज में हेमनेट की डेथ हो जाती है। बाय विच टाइम शेक्सपियर वाज ऑलरेडी अ सक्सेसफुल प्लेराइट, तब तक वो अपने प्ले लिखकर वो क्या हो चुके थे, सक्सेसफुल पर्सन हो चुके थे, ठीक है। शेक्सपियर लिटरेरी कैरियर स्टार्टेड राउंड 1592, यानी 1592 में उन्होंने लिटरेरी कैरियर को स्टार्टअप किया था। बाय दिस टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग a living as an actor and playwright in London and possibly had several plays produced. इन्होंने यानी कि कमाना खाना स्टार्ट कर दिया था। इनकी जर्नी जो शुरू हुई थी वो 1592 में शुरू हुई थी, और इन्होंने बहुत सारे प्ले लिखे जिससे वो जाने लगे, और लंदन में एंड पॉसिबली हैड ए सेवरल प्ले प्रोड्यूस्ड उन्होंने करना शुरू किया। आगे बात करते हैं, 2 years later he became a leading member of the लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेंस। ये लॉर्ड चैम्बरलेन्स के मेंबर भी हुआ करते थे, और लॉर्ड चैम्बरलेन्स पूछा जाता है एग्जाम में किसके मेंबर हुआ करते थे, तो आपको याद रखना है कि लॉर्ड चैम्बरलेन। आगे बात करते हैं, लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेंस के बाद में एन एक्टिंग कंपनी हुआ करती थी इन लंदन में। आफ्टर द क्राउनिंग ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट ने 1603 में द कंपनी चेंज्ड, इसका नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम क्या पड़ गया, किंग्समैन पड़ गया। आपको याद रखना है कि जो यानी कि क्राउनिंग ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट के, ठीक है, 1603 में कंपनी का नाम, जो हमारी कंपनी हुआ करती थी लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेंस, उसका नाम चेंज हुआ 1603 में। उसका नाम चेंज करने के बाद क्या रखा गया, तो आपको याद रखना है किंग्समैन रखा गया। आगे बात करते हैं, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नोन वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर वर्क इनके जो लिखे गए और नॉन वर्क जो जाने जाते हैं 1589 से 1613 के बीच में, ठीक है। मोस्ट ऑफ हिज प्लेस वर रिटन एज क्वार्टो टेक्स्ट। ये मोस्ट अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वार्टो टेक्स्ट में लिखा जाता था। क्वार्टो वो हुआ करता था जो 8x10 के फॉर्म में, यानी इंचेज के हुआ करते थे, साइज इनका हुआ करता था, ठीक है, इंचेज। तो आपको याद रखना है क्वार्टो हुआ करता था 8x9, और यहाँ पे अगर फोलियो की बात करें तो फोलियो होता था वो हमारा होता था 9x13 इंचेज के फॉर्म में, यानी साइज इसका हुआ करता था टेक्स्ट पेज का, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, क्वार्टो टेक्स्ट ऑन अ शीट ऑफ पेपर फोल्डेड 4 वेज हुआ करते थे। अ फ्यू ऑफ हिज प्लेस वर printed in his lifetime, so they appeared more
voluminously after his death. His first collection of works was printed in 1623 में। इन्होंने जब ये लिखा हुआ था क्वार्टर टेक्स्ट, और बात करते हैं सीट पेपर 4 साइड की हुआ करती थी, फ्यू हिज प्लेस जो उनके प्रिंट किए गए और लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला हुआ था, दे अपीयर्ड जो दिखाई पड़े वॉल्यूम्स आफ्टर इनकी डेथ के बाद में। इनकी डेथ 1616 में हो जाती है, बट हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ वर्क वाज प्रिंटेड कब हुआ था, तो 1623 में हुआ था इनके मरने के बाद में। अगर हम बात करें 4 फोलियो जो आए हुए थे, वो 4 बात करते हैं वो हमारे इनके डेथ के बाद ही आए हुए थे। जो फर्स्ट फोलियो आया था वो हमारे 1623 में आया था, और अगर बात करें सेकेंड की तो 1632 में आया था, और जो हमारा थर्ड आया था 1663 में आया था, और जो हमारा चौथा फोलियो आया था वो हमारा आया था चौथा फोलियो 1685 में आया था। यानी पहली की बात करते 1623 में आया हुआ था, दूसरी की बात करें 1632 में आया हुआ था, और तीसरी की बात करें तो 1663 में आया हुआ था, ठीक है। और चौथी की बात करें तो 1685 में ये फोलियो आया था इनका। याद रखना है फोलियो के बारे में, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे उसके बाद में शेक्सपियर रिटायर्ड टू स्टेट फॉर सम इयर्स बिफोर हिज डेथ। उन्होंने क्या किया हुआ था जब उनके, यानी कि शेक्सपियर रिटायर्ड टू स्टेट फॉर सम ईयर, उनकी डेथ के पहले उन्होंने रिटायर ले लिया था स्टेट फोर्स से। और यहाँ पे कह सकते हैं आफ्टर 1607 से 1607 तक की शेक्सपियर रोट फीवर प्लेस कम आने लगे, एंड नन आर attributed to him after 1613 में। His last 3 plays were collaboration probably with John Fletcher, who succeed him as the house playwright for the King's Men. Shakespeare died ऑन द 23 अप्रैल 1616 में। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि इनकी जो डेथ हो जाती है वो इनके जन्म की डेट और इनके डेथ की डेट सेम रहती है, बट सन बदल जाता है। मैंने बात की थी इनकी 23 अप्रैल में ही इनकी डेथ हो गई थी। सन कौन सा था, 1616 याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने 3 प्ले जो थे इनके प्ले उन्होंने कोलोब्रेट किए थे, और कोलोब्रेट किसके साथ किए थे आपको याद रखना है, 3 प्ले जॉन फ्लेचर के साथ में किए थे। और ये क्या थे, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हुआ करते थे, जिनके प्ले राइट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे और किंग्स मैन के नाम से जानते थे इनको, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इनके शेक्सपियर साहब की लिटरेरी लाइफ, इनका कैरियर कैसा रहा, लिटरेरी टर्म्स इनके देख ले लेते हैं। आपको याद रखना एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बात करते हैं शेक्सपियर लिटरेरी लाइफ। शेक्सपियर्स लिटरेरी लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन पीरियड। जो हमारे शेक्सपियर साहब हैं इनके लिटरेरी लाइफ को 4 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं और इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो पहला पीरियड इनका शुरू हुआ था मोस्ट प्री, जो 1594 में बात करते हैं, इसमें उन्होंने प्ले रखा हुआ था किंग रिचर्ड थर्ड। और बात करते हैं द कॉमेडी ऑफ इरर्स ईटीसी, बहुत सारे थे, इसमें से आपको 2 याद रखने हैं। जो हमारा फर्स्ट पीरियड हुआ करता था प्री 1594 में, उसमें हमारा प्ले किंग्स रिचर्ड थर्ड एंड द कॉमेडी ऑफ इरर्स ईटीसी आया करते थे। अगर हम बात करें सेकेंड इनका पीरियड जो रहा था 1594 में ही वो शुरू हुआ, लेकिन 1600 तक चला। इसमें उन्होंने प्ले रखा हुआ था किंग हेनरी फिफ्थ एंड अ मिडसमर नाइट ड्रीम ईटीसी। अगर बात करें थर्ड कार्यकाल की, उनके थर्ड पीरियड हुआ करता था 1601 से लेकर 1608 तक। इसमें उन्होंने जो प्ले लिखा हुआ था मैकबेथ एंड किंग्स लियर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, डिट्टो एग्जाम में यही पूछता है। आगे फोर्थ पीरियड की बात करें तो लिखा हुआ है पोस्ट, जो इन्होंने किया हुआ है, इनकी हम कह सकते हैं पोस्ट ह्यूमस। उनका पोस्ट ह्यूमस से जो टाइम पीरियड रहा है 1608 में, जिसको हम जानते हैं सिम्बलिन एंड द टेम्पेस्ट। एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ आपको ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। यानी कि 4 पीरियड लिटरेरी टर्म्स, जो लिटरेरी लाइफ है इनकी शेक्सपियर साहब की, उनको हम 4 पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले नंबर 1 1594 में, जिसमें इनके प्ले आए किंग्स रिचर्ड थर्ड एंड द कॉमेडी ऑफ इरर्स। आगे बात करते हैं जो सेकेंड पीरियड इन्होंने शुरू किया था 1594 में ही, उसमें रिचर्ड थर्ड एंड द कॉमेडी ऑफ इरर्स आया। और सेकेंड पीरियड है 1594 में 1600 तक ही चला, इसमें किंग हेनरी फिफ्थ एंड मिडसमर नाइट ड्रीम्स हुआ करता था।
प्ले और 1601 से 1608 तक की इनका मैकबेथ एंड किंग लियर आया था, और जो हमारा पोस्टह्यूमस और 1608 में इनका हुआ में ही सिम्बलिन और द टेम्पेस्ट आया था। मैंने बात इनकी की है शेक्सपियर लिटरेरी साहब की लाइफ की, और आप बात करने जा रहे हैं हम लोग शेक्सपियर जो शेक्सपियरन कॉमेडी है वो क्या थी, इसके बारे में हम फुल डिटेल बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पे, और यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उम्मीद करता हूँ मैं। अभी देखिए, अगर लाइक नहीं किया है, लाइक करके कमेंट करिएगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे शेक्सपियर कॉमेडी की क्या थी बात। शेक्सपियर परफेक्टेड द जेनर ऑफ रोमांटिक कॉमेडी हुआ करती थी इनकी। रोमांटिक कॉमेडी के साथ में ट्रेजेडी भी हुआ करती थी, और ट्रेजेडी के साथ में इनकी हिस्टोरिकल ऐसी कॉमेडी हुआ करती थी शेक्सपियर साहब की। मैं बात कर रहा हूँ शेक्सपियर परफेक्टेड द जेनर ऑफ रोमांटिक कॉमेडीज। मोस्ट ऑफ हिज कॉमेडीज are of the romantic type. The main theme of Shakespeare comedy is love. However, even though love is the main ingredient, Shakespearean conceptions of love is never of the Petrarchan kind. In fact, in comedies such as You Like It, he imparts a realistic touch to love and critique the Petrarchan ideas of the love. In his comedies, lovers usually experiences a set of obstacles before they get united in a harmonious union. The play frequently ends with a marriage or a celebration. All conflicts गेट रिजॉल्व्ड एट द एंड। मैंने बात की है यहाँ पे शेक्सपियर साहब की कॉमेडी से रिलेटेड। इन्होंने रोमांटिक कॉमेडी लिखी है, और रोमांटिक कॉमेडी के साथ में इन्होंने लव्स को भी दिखाया है, यानी कि लव के एंगल कैसे होता है वो भी इन्होंने इसमें डिफाइन किया हुआ था। इवन दो हर प्रकार से लव की जो परफॉर्मेंस है कैसी होती है, मेन इंग्रेडिएंट इन्होंने बढ़ा चढ़ा कर उसके बारे में, लव के बारे में बात की है। और शेक्सपियर्स कंसेप्शन ऑफ लव रहा है इज नेवर ऑफ द पेट्रॉकन काइंड की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं था। इनफैक्ट कॉमेडी भी है, सच एज फॉर एग्जांपल आपको बताऊं मैं कि एज यू लाइक इट में बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स है और क्रिएट किया जाता है लव। ठीक है, तो ही इम्पार्ट अ रियलिस्टिक टच टू लव। तो आपने कह सकते हैं कि ये एक एज यू लाइक जो था हमारा एज यू लाइक इट, उसमें रियलिस्टिक टच टू लव बताया गया है। ये क्रिटिक्यूज है दो पेट्रार्कन आइडियाज के फॉर्म पे लव। ये कॉमेडी है और लवर्स के बारे में बात करती है। इसका अनुभव कैसा रहा ये आप बताएंगे कि बिफोर द get united in a harmonious union. The play frequently end with a marriage or a celebration. All conflicts get resolved at the end. Okay? मैंने बात कर ली है सेक्सुअल कॉमेडी की, यानी कि लव था, टच था, इमोशंस थे, पेट्रियार्कल फॉर्म की हुआ करती थी। मैंने सारी बातें की हैं। अब चलते हैं आगे, इसी के रिलेटेड हम बात करते हैं। वो हमारा है, यही हमारा क्या है, शेक्सपियरियन की बात कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे कॉमेडी की। किसकी बात कर रहे थे? कॉमेडी की बात कर रहे हैं। शेक्सपियरियन कॉमेडी क्या हुआ करती थी आपको याद रखना, इसमें रोमांटिक हुआ करता था, लव हुआ करता था, और हम बात कर रहे हैं, यानी कि आगे पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है ये पूरा मेरे साथ। आइए देखते हैं क्या है। शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडीज आर ऑल सेट इन an imaginative world far away from the dull and dreary world of everyday life. Example of these are the magical forest in the Midsummer Night's Dream, or the forest of Arden in As You Like It. However, even when the characters depart to never fanciful world, Shakespeare adds touches of realism. Aladrice Nichols states in this regard that there are contemporary figures and contemporary fashions in Love Labour's Lost Bottoms, and his companions mingles with the fairies Sir Toby Belch and Sir Andrew Aguecheek are companions of Viola and Olivia Dogberry and Vargas of Hero and Beatrice. This is the cardinal characteristic of Shakespeare's romantic world, the union of realism and fantasy.
In most of Shakespeare's mature comedies, there is always addition of a philosophical insight through the use of humor. Shakespeare deals with the serious issues. Example, As You Like It takes up the issues of power, court politics, and issues of cross-dressing, while Comedies of Error takes up the issues of insanity. मैंने इसको पढ़ा, अब मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमारे शेक्सपियर सोनेट रोमांटिक प्लेज हुआ करते थे, रोमांटिक कॉमेडीज हुआ करती थी, यानी उसमें रोमांस हुआ करता था, रोमांस सीन्स हुआ करते थे वो, लेकिन कॉमेडी भी हुआ करती थी। जैसे कि आजकल के प्ले हो रहे हैं, आजकल की मूवीज हो रही हैं, स्टोरीज हो रही हैं, ये सब कैसी हैं? रोमांटिक एंड ट्रेजिक होती हैं। इसमें रोमांस सीन क्रिएट होता है, फिर ट्रेजिडी होती है, फिर ऐसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर आगे आपके सामने पेश किया जाता है। तो आप उससे क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं आपके अंदर, जो फीलिंग्स होती हैं वो बढ़ती हैं। तो ऐसी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बात की इसमें। इन्होंने ऐसी मतलब चीज़ों का वर्णन किया जो आप सोच नहीं सकते, इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा कल्पना करने पे सामने वालों को मजबूर कर दिया कि आप सोच में डूब ही जाएं। उन्होंने बताया कि फैंसीफुल वर्ड है, और ये वर्ड जो है फैंसीफुल, यहाँ पे चीज़ें जो चलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव वाली चीज़ें रहती। उन्होंने ऐसा किस में बताया? द मिडसमर नाइट में बताया, और उन्होंने एज यू लाइक इट में बताया, और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर डिपार्ट किए जिसमें नेवर फैंसीफुल वर्ड को बताया नहीं, बल्कि उन्होंने दिखाया भी। शेक्सपियर एड्स ऐसे टचेस ऑफ रियलिज्म थे जिनके बारे में उन्होंने बात की। निकोल स्टेट इन दिस रिगार्ड के बारे में बात की। देयर आर कंटेम्प्रेरी फिगर ऑफ कंटेम्प्रेरी फैशन इन लव्स लेवर लॉस्ट के बारे में बात की उन्होंने, ठीक है। तो मैंने इतनी बात की आपसे, तो आपको समझ में आई कि आपने सीखा यहाँ पे रोमांटिक वर्ल्ड, द यूनियन ऑफ रियलिज्म एंड फैंटेसी के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने सीखा इससे बहुत कुछ। अब चलते हैं हम लोग इनके शेक्सपियर साहब की कॉमेडी के बारे में। अभी हमने बात की थी उनके रोमांटिक कॉमेडी कैसे हुआ करते थे, और उनके यानी कि मैंने बात की, किसकी बात की मेरे दोस्त, मैंने बात की है शेक्सपियर कॉमेडी। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर कॉमेडी जो थे वो कौन कौन से थे, ठीक है। आपसे कॉमेडी पूछेगा और शेक्सपियर ट्रेजेडी पूछेगा, आपसे पूछेगा कि हिस्टोरियन जो शेक्सपियर हिस्टोरियंस स्टोरी होती है वो बताइए, ड्रामा बताइए। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कॉमेडी के बारे में और ट्रेजेडी के बारे में हम दोनों बताएंगे, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले शेक्सपियर कॉमेडीज के बारे में, ठीक है। पहले लिखा हुआ है, आपको याद रखना है, ठीक है। वेरी सिंपल, याद रखना है। आपको 2 बार वीडियो देखनी है कम से कम, अगर आपने देख लिया तो आपको याद हो जाएगा पक्का डिट्टो, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ आपको, ठीक है। मैंने बात की पहले इसकी जो कॉमेडीज हैं, पहली ऑल्स वेल दैट इज वेल शेक्सपियर साहब की, द कॉमेडी ऑफ इरर्स शेक्सपियर साहब की, लव्स लेवर लॉस्ट शेक्सपियर साहब की, द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर साहब की, टेमिंग ऑफ द थ्रू शेक्सपियर साहब की, ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर साहब, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर साहब, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना शेक्सपियर साहब, एज यू लाइक इट, सैम्बलिन, मेजर ऑफ मेजर, पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर, द टेम्पेस्ट, द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडोज विंडशोर, मच एडो अबाउट नथिंग, द विंटर्स टेल। एक बार मैं फिर से शेक्सपियर कॉमेडीज को रिपीट करता हूं, देखिएगा आप। All's well that ends well, the comedy of errors, love's labors lost, the merchant of Venice, taming of the shrew, twelfth night, a midsummer night's dream, the two gentlemen of Verona, as you like it, Semblin, measure for measure, Pericles, prince of Tyre, the tempest, the merry wives of Windsor, मच एडो अबाउट नथिंग, द विंटर्स टेल। ये सारी की सारी क्या हैं? कॉमेडी हैं, शेक्सपियर कॉमेडीज कहलाएंगी, ठीक है। तो मैंने इनको आपको याद कराने की कोशिश की, इसीलिए मैंने 2 बार रिपीट किया हुआ है। आप नहीं, आपको यकीन है तो एक बार और देखिएगा वीडियो को, काट पीट के आपको आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं शेक्सपियर ट्रेजेडी की। यहाँ पे बात हो रही है मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ शेक्सपियर ट्रेजेडी क्या हुआ थी उनके बारे में बताइए आप, और कौन कौन सी हैं ये भी बताइए आप, ठीक है। तो मैंने बात की अकॉर्डिंग टू द AC ब्रेडले, इन्होंने इसके बारे में व्याख्यान किया हुआ है। आ शेक्सपियर ट्रेजेडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो शेक्सपियर कॉमेडी है वो
तीन कैटेगरी में बांटा गया है, इनको तीन फ्लो में दिखाया गया है। ठीक है, ये किसने बोला है? ये बोला है AC ब्रैडली ने। अकॉर्डिंग टू AC ब्रैडली, हाउ मेनी categorized in tragedy comedy, तो आपको बताना है there are 3 types of comedies of Shakespeare। मतलब आपको बढ़िया से सेट करके जाना है कि किसने क्या कहा इनके बारे में, किसने क्या बताया है, और इनने जो किया उसके बारे में किसने क्रिटिसाइज किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हजारों क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर पर सोचने पर मजबूर कर देंगे, और उसके आंसर आपको खोज निकालना है, तभी आपको रैंक लानी है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास मात्र 3-4 महीने हैं, दिसंबर में आपको एग्जाम देना है मेरे भाई, इसीलिए आपको बढ़िया से मेहनत करना है। ठीक है, बात करने जा रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू AC ब्रैडली, इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, इनटू 3 पार्ट्स डिवाइड। क्या? इनकी ट्रेजेडी, ट्रेजेडी जो थी वो थी हमारी, पहले एक बात करते हैं, एंड exposition of the state of affairs. Number 2, the beginning, growth and vicissitudes of the conflict. Number 3 पे the final catastrophe or tragic outcome. Shakespearean tragedy is primarily concerned with one person, the tragic hero. The tragic hero is a person of high social state, raised above the rest. It is he who undergoes suffering as a result of his tragic flaw or error of judgment. In case of Shakespeare's Othello, for instance, tragedy occurs as a result of Othello's tragic flaw, sexual jealousy. The tragedy ends with the death of the tragic hero. However, even though the hero dies, moral order is eventually restored at the end. Shakespeare tragedies developed out of early 6th century tragedy, which had antecedents in the tragedies of a medieval poetry, verse accounts of disaster, suffering and death, usually of might rulers. इसमें आपको पता है 3-4 क्वेश्चन बन गए आराम से, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। 3-4 क्वेश्चन बनेंगे ऐसे, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि शेक्सपियर साहब के बारे में ये जो ट्रेजेडी है किसने डिवाइड करना चाहा। आपको याद रखना है AC ब्रैडली। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला पार्ट एक्सपोजिशन ऑफ द स्टेट्स ऑफ अफेयर के बारे में बताया। दूसरा पार्ट आपको याद रखना है बिगिनिंग, ग्रोथ एंड विसिट्यूडिटीज ऑफ कन्फ्लिक्ट के बारे में बताया। तीसरा कैटास्ट्रोफ के बारे में बताया। पहला एक्सपोजिशन, दूसरा कन्फ्लिक्ट, तीसरा कैटास्ट्रोफ। वेरी सिंपल, आपको याद हो जाना चाहिए एक्सपोजिशन, कन्फ्लिक्ट, कैटास्ट्रोफ, बस वेरी सिंपल है, ECC बस। अगर ऐसा दिखता है तो आपका वही आंसर होगा, सिंपल सी बात है, AC ब्रैडली के थ्रू। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन निकल कर आता है, इनकी ट्रेजेडी का नाम बताइए जो बहुत ही ज्यादा ट्रेजेडी, जो पावरफुल रही है। तो आप बताएंगे सिंपल सी बात है, ओथेलो रही है सबसे ज्यादा। ठीक है, जब ओथेलो की बात आती है तो इन्होंने ओथेलो के बारे में बताया कि ये एक ट्रेजिक फ्लॉ सेक्सुअल ट्रेजेडी है। ठीक है, इसमें जेलसी दिखाई गई है और बताया गया ट्रेजेडी इन डेथ हो जाती है, ट्रेजिक हीरो मर जाता है, और उसमें इतनी दुख की बात की जा रही है, मोरल ऑर्डर इज इवेंचुअली रिस्टोर्ड किया जा रहा है। उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बताया है। आप इसको पढ़ेंगे ना ओथेलो को तो मज़ा आ जाएगा। मेरी बात मानिए, आप एक बार पढ़ के देखिए ओथेलो, आपको मज़ा ना आ जाए तो मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैंने बात की, बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। आपको बताना है कि जो हमारी 3 डिवाइड पार्ट्स में किया गया है इनकी ट्रेजेडी को, एक्सपोजिशन, और आपको याद रखना कॉन्फ्लिक्ट, एंड बात कर रहे हैं हम लोग कैटास्ट्रोफ की। और अगर बात करें ट्रेजेडी का सबसे ज़्यादा फिलॉसफिकल किसमें जेलसली रहा है, तो आपको याद रखना है जेलसी जो रहा है वो बढ़ा है ओथेलो में रहा है। ठीक है, मैंने बात कर ली है और आगे हम चलते हैं। इसीलिए इनको जाना जाता है, ये 16th सेंचुरी के हमारे शेक्सपियर जाने जाते थे, महान हुआ करते थे उस समय। 16th सेंचुरी की अगर बात करूं, जो हमारे 21वीं सदी चल रही है, 16वीं सदी की बात कर रहे हैं। 16वीं सदी में जानते हो क्या होता था? ऐसे ही हुआ करता था। ठीक है,
आगे बात करते हैं शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज के बारे में। वो थे कौन से, आपको याद रखना है भाई। जैसे आपने वो याद कर रखा था कॉमेडी कौन सी थी, आप ट्रेजेडी भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब अगर आप हंसे हैं तो आप मतलब हंस के रात गुजारी दिन गुजारे, तो आपको रोकर भी रात गुजारनी है और दिन गुजारना। तो ऐसे ही उनके साथ हुआ, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ किया। उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा था जब इन्होंने इसमें कदम रखा था। और हर फील्ड में तो कंपटीशन है ही, आप समझिए उस समय भी हुआ तो करता था। बाकी बात करते हैं इनके प्ले के बारे में। कॉमेडीज मैंने देख ली, अब हम बात करते हैं ट्रेजेडी के बारे में। ट्रेजेडी हमारा है एक रोमियो एंड जूलियट, किंग लियर, अथेलो। नंबर 1 पे अथेलो रखा जाता है, लेकिन इन्होंने सीक्वेंस नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, हम सीक्वेंस में आपको अगली वीडियो में सेट करके देंगे, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स। आगे बात करते हैं द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। आगे बात करते हैं कोरियोलेनस, द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस, मैकबेथ, हैमलेट, टाइटस, एंड्रोनिकस, एंटोनो एंड क्लियोपेट्रा, सिम्बलिन, द हिस्ट्री ऑफ ट्रोइलस एंड क्रिसिडा। फिर से मैं बताना चाहूँगा, ट्रेजेडी आपको याद रखनी है रोमियो एंड जूलियट। अगर कोई पूछता है, वो आज भी यार कहानी याद है सबको, रोमियो एंड जूलियट के बारे में कौन नहीं जानता है, आप पढ़ के तो देखिए एक बार। और ये लिखा किसने, विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा हुआ है। उस समय की बात हो रही जब 16वीं सेंचुरी 16वीं सदी चल रही थी, तब इन्होंने रोमियो जूलियट लिख दिया था। तो वो लिटरेचर में हुआ करता था, अब बीए और एमए में हुआ करता था, आपने नहीं पढ़ा। और कभी कभी इसको तो 11th-12th में भी दिखाया गया है। तो ये कभी कभी स्टोरियाँ हुआ करती थी, इनको प्ले बाकायदा किया जाता था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, आपको पता होगा शायद। तो भाई कितना अच्छा रहता होगा, मुझे तो सोच कर अच्छा लगता है कि यार हाँ वाकई में ये उनके पर आधारित है और इन्होंने सबको समाज को ये दिया। आगे बात करते हैं, मैंने रोमियो जूलियट के बाद में किंग लियर की बात की। इसमें राजा हुआ करता था, उसकी 3 बेटियां हुआ करती थी, एक ओथेलो हुआ करता था। ओथेलो को अलग अपना प्ले है। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर की अलग है, कोरेलेनियस अलग है। द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस शेक्सपियर साहब को याद रखेंगे, ठीक है। मैकबेथ, हैमलेट, टाइटनस, एंड्रोनिकस, एंटोनो एंड क्लियोपेट्रा, सिम्बलिन्स, द हिस्ट्री ऑफ ट्रोइलस एंड क्रिसिडा, ये सारी के सारे आपको ट्रेजेडी याद रखनी है, ठीक है। मैंने तो इसमें बनाया था, एक बता दूं मैं आपको, 2-4 यादें रखेंगे। होकम मैंने बनाया है, ठीक है, होकम, ठीक है, मेरा अपना है ये, थोड़ा सा आपको याद रखना है। हैमलेट इसमें है, हैमलेट हो गया। ओथेलो है, ओथेलो हो गया। के है, किंग लियर हो गया। एम है, मैकबेथ हो गया। 4 तो याद रखेंगे, है ना। ये हमारा ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजेडी के प्ले हैं मेरे भाई। सबसे पहले ओथेलो आता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद आपको मैकबेथ, फिर किंग लियर, मैकबेथ, ऐसे रखना है, ठीक है। सीक्वेंस बताऊंगा जब अभी सेट कराऊंगा। 135-40 क्वेश्चन कराने हैं मुझे। अब मैंने बात की है, देखो शेक्सपियर जो है हिस्टोरी प्ले हैं वो हमें करने हैं, और उसके बाद में हमारा जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बात इतनी की है, तो भाई इसको छोड़ेंगे तो है नहीं, इसको भी हम करके जाएंगे, ठीक है। मैंने बात की है, 1 मिनट, वाटर वाटर कहाँ है भाई। जब तक कि आप याद करिए थोड़ा सा, ये हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट ये हमारे ट्रेजेडी वाले प्ले हैं, इनको याद रखो, थोड़ा सा याद करो थोड़ा। मैं अभी करा रहा हूँ कंटिन्यू आगे, ठीक है। मैंने बात की थी शेक्सपियर ट्रेजेडी की, अब हम बात करने जा रहे हैं शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, आपको समझाने ये बाद में, क्योंकि हम पहले समझा देंगे तो फिर पढ़ेंगे क्या। तो आप सबसे पहले देखेंगे स्क्रीन पे जो लिखा है उसको पढ़ना है, क्योंकि आपकी यहाँ से रीडिंग कम्प्रहेंशन जो आएगा वो आप कर पाएंगे अगर रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी है। तो अगर नहीं आपकी रीडिंग स्पीड है तो मेरे साथ बनाइए, आपका बन ही जाएगा, ठीक है। 1 महीना लगेगा, बन जाएगा सब कुछ, ठीक है। देखते हैं, although there is no uniform consensus about what exactly constitutes a Shakespearean history,
play, yet the term generally refers to the 10 plays that cover English history from the 12th to 16th centuries, and each named after and focusing on a reigning monarch. According to Michael Hathaway, Shakespeare's history's plays are related to history mainly by offering representation of historical figures and the recreation of theatre out of historical events. Shakespeare's primary source for his history plays was Raphael Hollin's Chronicles of England, Scotland, and Ireland. John M. Mercer identifies some significant features of Shakespeare's history plays. Shakespeare's history plays usually have episodic plots unified primarily by their presentation of significant events from the reign of one monarch. They reflect the political ideology of the chronicle history books as well as the personal bias of the playwright. They may usually contain elements of both tragedy and comedy or exhibit the traits of just one of these genres. For instance, in addition to being history plays, Shakespeare's Richard II and Richard III are tragedies, and Henry IV Part First and Henry V are comedies. अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री प्ले मैंने पहले बात की, आपको कॉमेडीज प्ले बताए शेक्सपियर से, और उसके बाद मैंने ट्रेजेडी के बारे में बताया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ हिस्ट्री के बारे में। आपको पता रखना है कि जो विलियम शेक्सपियर साहब हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कॉमेडी लिखी हुई है। उसके बाद आपको याद रखना है ट्रेजेडी लिखी हुई है। इन्होंने जो हिस्ट्री पार्ट है हिस्ट्री प्ले भी लिखे हुए हैं, 3 पार्ट इन्होंने लिखे। और ये जो AC ब्रैडली इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड भी किया है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक, इस पोजीशन और कन्फ्लिक्ट, दूसरा क्या था, कैटास्ट्रोफ, तो ये सारी चीजें याद रखेंगे। अब बात करते हैं, मैंने बात की इसमें शॉर्ट में देखो इंग्लिश में लिखा था, मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन पूछेगा जो विलियम शेक्सपियर साहब हैं इनके हिस्ट्री प्ले कौन से थे, तो हिस्ट्री प्ले अभी डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में बता दूंगा कैसे होता है। जो शेक्सपियर हिस्ट्री प्ले थे वो जनरली देखा जाता है कि रिफर टू प्लेस ऐसे थे जो कवर इंग्लिश हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि 12 से 16 जो 12th हुआ करती थी हमारी 12वीं शताब्दी, जो 12वीं शताब्दी और 16 शताब्दी के बीच में हुए प्ले, उनको हमें माना जाता है कि हिस्टोरिकल प्ले हुआ करते थे। इसको आपको याद रखना है कि 12th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक की जो उनके विलियम शेक्सपियर साहब के प्ले रहे वो हमारे अधिकतर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे डिपेंड करते हैं, यानी हिस्टोरिकल प्ले कहलाते हैं, हिस्ट्री प्ले कहलाते हैं। आपको याद रखनी है, यहाँ क्वेश्चन प्यारा सा पूछ सकता है कि आप बताइए कौन सी सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर साहब के जो हिस्टोरिकल पार्ट के प्ले हुआ करते थे। आपको याद रखना है वेरी सिंपल, 12th सेंचुरी से आपको 16th सेंचुरी तक लगा देना है। अगर पूछा जाता है ये कौन से शताब्दी के थे, कौन से सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो आपको याद रखना है कि रोमांटिक इरा से बिलोंग करते थे, और इनको याद रखना है कि 16th यानी 16वीं सेंचुरी 16th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। और बाकी हमारा क्वेश्चन बन गया। आगे हम बात करते हैं centuries and each named after the focusing on a reigning monarch according to Michael। इनका नाम अगर बताएं तो कैसे दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू माइकल हैथावे के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्ले हुआ करते थे जो रिलेटेड है मेनली ऑफरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हिस्टोरिकल फिगर को दर्शाते हैं, और क्रिएशन होता है। और इसमें बताया जाता है कि ये इवेंट जो हुआ करते थे प्राइमरी सोर्स से रिलेटेड हुआ करते थे। हिस्ट्री प्ले ऐसे थे जो इनके हिस्ट्री प्ले उन्होंने वाज राफेल हॉलिस्ट, उन्होंने बताया कि इनको क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड कहा जाता था। ये क्रॉनिकल ऑफ इंग्लैंड विलियम शेक्सपियर साहब के हिस्ट्री प्ले थे, वो किसने बोला था, राफेल हॉलिंस ने बोला था। यहाँ पे 2 नाम आपको याद रखने हैं, एक तो माइकल हैथावे और आपको याद रखना है राफेल हॉलिंस। इन्होंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको बताया था कि हिस्टोरिकल प्ले ये हुआ करते हैं। ठीक है, तो चीजें आ गई, अंडरस्टैंड हो गया आपको। ठीक है, अगर बात करें जो हमारे राफेल हॉलिंस हुआ करते क्रॉनिकल
ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड की बात हो रही थी, तो जॉन एम मर्सर की बात हो रही है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सिगरेट ऑफ शेक्सपियर जो थे उनके प्ले हुआ करते थे, और इन्होंने क्या यूज किया है अपने उसमें। अब देखो यहाँ पे एक लाइन और आपको याद रखनी, जॉन एम मर्सर आइडेंटिफाई करते हैं कि सम सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं जो शेक्सपियर साहब की हिस्ट्री प्लेस में जाने जाते थे। पहला बात करते हैं, यहाँ पे पॉइंटेड मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। पहला, शेक्सपियर जो थे हिस्ट्री प्ले तो करते ही थे, लेकिन एपिसोडिक प्लॉट यूनिफाइड प्राइमरी लेवल पे था, और उनका जो इनके द्वारा रिप्रेजेंटेशन किया जाता था वो सिग्निफिकेंट इवेंट फ्रॉम द रेन पे वन मोनार्क हुआ करता था। द रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को दिखाया जाता था, और वो कोलोनियलिस्टिकल हिस्ट्री बुक हुआ करती थी, ठीक, एज वेल एज ये कह सकते हैं प्ले राइट हुआ करता था, और कॉपी पेस्ट करना इनका काम था। दे में यूजुअली कंटेंट्स एलिमेंट्स ऑफ द बोट, इन्होंने अपने कंटेंट में क्या ऐड किया पता है, ट्रेजेडी और कॉमेडी, और कह सकते हैं कि एग्जिबिट द ट्रेस्ट ऑफ जस्ट वन ऑफ दीज जेनर, बताया इन्होंने कि कैसे इंस्टेंट हमने एडिशन किया, और इन्होंने बताया कि हिस्ट्रिकल प्ले, जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री प्ले कौन से थे, रिचर्ड सेकेंड था, रिचर्ड थर्ड था, हेनरी फोर्थ था, यानी 2 3 4, और 2 3 किसके, रिचर्ड सेकेंड और रिचर्ड थर्ड हुआ करते थे, अब हेनरी 4 आ गया। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होइएगा, रिचर्ड थर्ड है और सेकेंड है, थर्ड है, और रिचर्ड फिर हमारा कौन सा आ गया, रिचर्ड फोर्थ आ गया, सॉरी। ये हमारे क्या है, ट्रेजिक हुआ करते थे। शेक्सपियर साहब के रिचर्ड सेकेंड एंड रिचर्ड थर्ड आर ट्रेजिक्स, एंड हेनरी फोर्थ हुआ करता था, और पार्ट हेनरी फर्स्ट यानी हेनरी फोर्थ का पार्ट फर्स्ट और हेनरी फिफ्थ आर कमेडीज हुआ करती थी। अब देखो यहाँ पे अगर हेनरी है तो हेनरी पार्ट नहीं है, इसमें पार्ट 5 केवल कमेडी है, और बाकी अगर हेनरी फोर्थ और पार्ट फर्स्ट की बात करें तो ये हमारा चला जाएगा ट्रेजिडी में। और ट्रेजिडी में आपको याद रखना है, तो इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, बच्चे कहते हैं कि सर बताइए कि ट्रेजिडी जो हमारे रिचर्ड सेकेंड और रिचर्ड थर्ड है ये क्या है, तो आपको याद रखना है वेरी सिंपल, ये हमारे ट्रेजिडी हैं, और ट्रेजिडी में एक और आता है हेनरी फोर्थ पास्ट फर्स्ट, और लेकिन हेनरी फिफ्थ जो है वो हमारा कमेडी कहलाएगा। अब डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर होती हैं, आपको सजाना है और बढ़िया दिमाग में सेट करना है। यानी अगर रिचर्ड सेकेंड थर्ड की बात आए और आपको ये बताने ये ट्रेजिडी है, और इसके साथ में एक आप ले लेंगे हेनरी जो फोर्थ है उसका पार्ट फर्स्ट है, वो हमारा क्या है, वो हमारा कहलाएगा ट्रेजिडी कहलाएगा, और कमेडी हमारा केवल हेनरी फिफ्थ पार्ट को दिया गया है, ठीक। इतनी बात हो गई। इतनी बात होने के बाद हम बात करते हैं शेक्सपियर हिस्टोरिकल प्लेस क्या होते थे उनके बारे में। तो हिस्टोरिकल प्ले थे किंग जॉन, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट, हेनरी सिक्स पार्ट फर्स्ट, और रिचर्ड थर्ड आल्सो कंसिडर्ड अ ट्रेजिडी। मैंने बात की थी रिचर्ड सेकेंड और रिचर्ड थर्ड की, ये हमारे ट्रेजिडी हुआ करते थे, और यहाँ पे कंसिडर किया जाता था रिचर्ड थर्ड को दोनों में, यानी कि एक ट्रेजिडी और हिस्टोरिकल दोनों में। और इसमें हिस्टोरिकल प्ले हमारा रहा है एडवर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट टू, हेनरी सिक्स पार्ट टू, रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फिफ्थ, हेनरी फोर्थ पार्ट थ्री, हेनरी और हेनरी एट, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। हेनरी एट जब प्ले परफॉर्मेंस हुआ था तो 1613 में इनके थिएटर में, ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी, फिर से रिवोल्ट वो 1614 में हुआ था। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है। आगे बात करते हैं शेक्सपियर रोमांस प्ले क्या थे इनके बारे में। तो पहले आगे बढ़ा लेता हूँ, इसके बारे में हम इसको पढ़ते हैं और बढ़िया से आपको समझाते हैं, ठीक है। सेट कर लेता हूँ पहले, ठीक है। सेट के मैंने आपको बताएंगे। लिखा हुआ है, एक लिखा है, तो जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरिलेनियस are included under tragedies, yet they are also sometimes considered by critics in a separate कैटेगरी नोन एज रोमन प्लेस कहलाते हैं। ये कौन से, जूलियस सीजर, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, कोरिलेनियस इंक्लूडेड आर ट्रेजिडी हैं। यानी तीनों जूलियस सीजर, एंटोनियन, क्लियोपेट्रा, कोरिलेनियस, ये हमारे तीनों के तीनों एक ट्रेजिडी हैं, बट ये कहलाते हैं रोमन प्लेस कहलाते हैं, ठीक है। याद रखना है, मैं यहीं से बता के चलता हूँ ताकि आगे मुझे बार से दोबारा बताना पड़े, ठीक है। मैंने अभी बात की जूलियस सीजर एंड एंटोनियो, क्लियोपेट्रा एंड कोरिलेनियस, ये हमारे क्या हैं, ट्रेजिडिक प्लेस हैं।
और ट्रेजिक कॉमेडी कहलाती है। और बात करते हैं ये हमारे रोमन प्ले कहलाते हैं, जूलियस सीजर एंड क्लीयोपेट्रा और कोरिलेनियस, ये हमारे रोमन प्लेस कहलाते हैं विलियम शेक्सपियर साहब के। आगे मैंने बात की है शेक्सपियर साहब के बारे में। ऑल दीज प्लेस और सेट इन रोम में है, डील विद सिमिलर सब्जेक्ट्स एंड मेक यूज ऑफ द सेम source. Norton's translation of Plutarch slaves Dominica Clay Nova states that Shakespeare uses his source material as a framework which helps him develop his own conception of creating drama out of biography. He also develops his idea of the Roman character and elaborates on him at both national and individual level. Peter J. Lathard City cites certain common features of Shakespeare's Roman plays. They are all set in ancient Rome and were staged in Roman costumes and Roman sets. Blood violence and mayhem are important features of these plays. Suicide is depicted as an important Roman customs. Brutus and Caesar, Antony and Portia all commit suicide, and Coriolanus also submits to death at the hands of the Volscians. Shakespeare depicts the Romans as self-conscious, theatrical, and historical aware characters. अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, सीधी सादी भाषा में आप देखिए, पेटर जे लेथार्ड साइट्स से इन्होंने सर्टेन कॉमन फीचर्स ऑफ शेक्सपियर के बारे में बताया कि रोमन प्ले जो हुआ करते थे वो एंशिएंट रोम एंड वर्ड स्टेट रोमन कस्टम के हुआ करते थे, रोमन पे ही डिपेंड हुआ करते थे, और ब्लड वायलेंस और इसमें बहुत ज़्यादा होता था। और इंपॉर्टेंट फीचर यही थे कि दीज प्लेस बहुत ज़्यादा ब्लड वायलेंस हुआ करता था रोमन प्लेस में, और सुसाइड इसमें अटेम्प्ट ज़्यादा दिखाया गया। डिपेक्ट्स एज इंपॉर्टेंट रोमन कस्टम हुआ करता था। ब्रोटस एंड सेसस कैंटन एंड पोर्सिया के बारे में कमिट सुसाइड उसने किया, और बताया कि कोरिलेनियस आल्सो सबमिट टू डेथ एट द हैंड्स और ऑफ द वॉल्सियंस। शेक्सपियर बारे में कहते हैं कि डिपिक्ट्स द रोमन्स एज सेल्फ कॉन्शियस, थेरेटिकल एंड हिस्टोरिकल अवेयर कैरेक्टर हुआ करता था, और बाकी इन चीज़ों के बारे में उन्होंने बता दे रखा था पहले से। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले कौन थे, और शेक्सपियर जो प्रॉब्लम प्ले थे उसके बाद में हमारा ये खत्म होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को सीखिए। शेक्सपियर प्रॉब्लम प्ले किया था, वाइल मोस्ट शेक्सपियर्स प्लेस फॉल इनटू, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को लॉक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, मैंने ऐसे कर लिया ताकि आपको अच्छे से दिखे, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बात करें, वाइल मोस्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस फॉल इनटू द अबव साइट्स कैटेगरीज of tragedies, comedies, or stories, there are some plays of his which defy the conventions of these genres. These plays of Shakespeare do not neatly fit into any of these categories. It was the critic Frederick Esbos who first used to the term problem plays for some Shakespeare's plays in 1896 में, though the term was not his coinage and was already in use before for writers like Ibsen and Shaw. Both borrowed and adopted the term for Shakespearean use. Thus, three plays that are usually categorized as problems plays are all well that ends well, Caesar for Caesar and Troilus and Cressida. All three of the plays were written between 1599 से एंड 1605 में। अब देखो शेक्सपियर प्ले के तीन प्ले थे, उनको याद रखना है। प्रॉब्लमेटिक प्ले हुआ करते थे और प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। इसमें कहानी निष्कर्ष नहीं निकल पाता था इन कहानियों का। तो आपको याद रखना है भैया तीन प्ले कौन से हैं इनके प्रॉब्लम वाले। तो आपको याद रखना है कि आल्स वेल्स दैट एंड्स वेल पहला, दूसरा मीजर फॉर मीजर, तीसरा ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा। तीनों हमारे प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, प्रॉब्लेट वाले प्ले थे। और इनको याद रखना है कि जो प्रॉब्लम वाले प्ले थे इनको क्रिटिसाइज किसने किया, क्रिटिक प्ले हुआ करते थे।
तो आपको याद रखना है इट वाज द क्रिटिक फ्रेडरिक हुआ करते थे जिन्होंने बताया, फ्रेडरिक एस बोस, आपको याद रखना पूरा। अब क्वेश्चन देखो कैसे बनता है कि क्रिटिक बताइए जिन्होंने ये 3 प्रॉब्लम प्लेग को निकाल कर फेंका और इन 3 प्लेग का नाम बताइए। तो आपको क्वेश्चन बताना, आंसर यहाँ बताना है कि क्रिटिसाइज जिन्होंने किया इन प्रॉब्लम विलियम शेक्सपियर साहब के प्ले पे, और वो प्ले हमारे कौन हैं, जो हमारे प्ले हैं आपको याद रखना है कि ऑल्स विल डेट, ऑल विल डेट्स इन्स वेल, मीजर फॉर मीजर, एंड आपको याद रखना है उसके बाद में ट्रॉयलेस एंड क्रिसेडा। ठीक है, और किसने किया क्रिटिसाइज, आपको याद रखना है फ्रेडरिक एस बोस ने किया था। अब मैंने आपको बता दी ये प्रॉब्लम प्ले कब आए थे मेरे दोस्त, तो मेरे दोस्त यहाँ पे 1599 से 1605 के बीच में ये ऑल 3 प्ले थे, वो प्रॉब्लमेटिक थे और प्रॉब्लम से घिरे हुए थे। और आपको बस चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले ऑल्स वेल्स डेट इन्स वेल, मीजर फॉर मीजर, एंड आपको याद रखना है ट्रॉयलेस एंड क्रिसिडा, ट्रॉयलेस एंड क्रिसिडा, ये तीनों के तीनों प्ले प्रॉब्लम वाले प्ले थे। ठीक है, एक बार 2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको आ जाएगा पक्का, यकीन में दिलाता हूँ आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पे इतनी बात मेरी रह गई थी, वो भी मैं कवर कर लेता हूँ, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू Edward Dowden, these 3 plays of Shakespeare marked and changed from Shakespeare's previous comedies work. All's Well That Ends Well was a grave and honest, measure for measures was a dark and bitter. ये डार्क थी और बिटर थी, और ऑल विल डेट इन्स वेल के बारे में बताया उन्होंने, ग्रेव एंड अर्नेस्ट थी। ये बताया किसने, एडवर्ड डाउडन ने बताया। एडवर्ड डाउडन ने कहा कि ये हमारे जो आपके जो प्ले हैं उनमें से 2 जिसके बात कर रहे हैं कि ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, इसमें हमारा ग्रेव एंड अर्नेस्ट की बात की गई, इसलिए प्रॉब्लम प्ले कहलाया। और मीजर फॉर मीजर में बात की गई थी, डार्क एंड बिटर की बात की थी। मीजर फॉर मीजर में आप इसमें मीजर फॉर मीजर लेंगे कि हमारा प्रॉब्लमेटिक प्ले क्यों था मीजर फॉर मीजर, तो बताएंगे डार्क एंड बिटर के कारण। आप बताएंगे ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ऑल विल दैट एंड्स वेल, मतलब ऑल विल हो गया, एंड उसके बाद में उन्होंने बताया कि ऑल विल्स दैट एंड्स वेल, इसमें बताया उन्होंने ग्रेव एंड अर्नेस्ट के बारे में बताया। ये बताया किसने, एडवर्ड डाउडन ने बताया। आगे बात करता हूँ मैं भाई, बात कर लेता हूँ थोड़ी सी ट्रॉयलेस एंड क्रिसिडा के बारे में। इसमें उन्होंने बोला कि ये एक स्टेंज है एंड डिफिकल्ट है प्रॉब्लम, इसीलिए हाउएवर फ्रेडरिक एस बोस ने बोला कि थॉट दैट दिस ग्रुप ऑफ डिफिकल्ट प्लेस प्रॉब्लम्स प्ले सोल्ड आल्सो इंक्लूड हेमलेट। फ्रेडरिक बोस ने यहाँ तक कि ये भी कहा कि हेमलेट भी इसमें प्रॉब्लम जो प्ले है उसको भी इसमें डाल दीजिए। और इन्होंने बोला कि 3 हुआ करते थे, इसके बावजूद आप हेमलेट को भी कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक प्ले है, और प्ले जो ये है डिफिकल्ट है, प्रॉब्लम करता है, और आप इस तरह से उसका नाम दे देंगे। जैसे ट्रोलेस एंड क्रोसेडा को बताया कि स्ट्रेंग एंड डिफिकल्ट है, ऐसे ही आपने हेमलेट को बता दिया। इन्होंने किसने बोला था, ये फ्रेडरिक एस बोस ने कहा था। ये क्रिटिक थे और क्रिटिसाइज थे शेक्सपियर साहब पे, इसीलिए इनका नाम ऐसा पड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं। He remarked that this place was distinguished from the others by its tragic ending, but it was akin to them in its general temper and atmosphere. Both believed that these 4 plays presented problems of classification not just for the critics but also for the audience. They centered on problems which demanded attention and broke the conventions of genre. There is no uniform consensus on Hamlet as a problem play, while critics such as Bose and Frederick Bose इनका नाम है, ठीक है, and Cilliard argued that Hamlet was a problem play. Other likes WWW यानी WWW अरे यार सॉरी WW Lawrence and Peter Ure rejected this argument. अब इसमें देखो 2 लोगों ने इसको बोला कि ये प्रॉब्लमेटिक प्ले है भाई हेमलेट। एक तो हमारे थे फ्रेडरिक बोस एंड टिलियर्ड में आर्गूमेंट किया इन्होंने, हेमलेट एक प्रॉब्लम प्ले है। लेकिन वहीं से दूसरे लोग आ गए, उन्होंने बोला WW लॉरेंस
और पीटर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये हमारा रिजेक्ट दिस आर्गुमेंट, इनको हटाइए। और हेमलेट एक प्ले जो है बहुत अच्छी चीज़ है, और ये हमारा प्ले प्रॉब्लमेटिक प्ले नहीं है, प्रॉब्लम प्ले नहीं है, इसको मत रखिए उसमें। आप 3 रख चुके हो, उनको ही रखिए, आल्स वेल दैट इंस वेल एंड मीजर फॉर मीजर। एंड आपने जो रखा हुआ है क्रिसिडा, ट्रॉयलस एंड क्रिसिडा को 3 रखा है, लेकिन चौथा हेमलेट नहीं होना चाहिए। आप हेमलेट को प्रॉब्लमेटिक प्ले क्यों बना रहे हो भाई? ये बोला है डब्ल्यू लॉरेंस ने, इसके अगेंस्ट बोल दिया, रिजेक्ट कर दिया उनके आर्गूमेंट के, किसके? फेडरिक बोस के और एसी ब्रेडली के आर्गूमेंट, और टियार्ड भी वो करते थे। ठीक है, आपको याद रखना है, दोनों क्रिटिक इतने खतरनाक थे भाई कि जीने नहीं देते थे। आगे बात करते हैं हम लोग शेक्सपियर पोइम की बात कर देते हैं, थोड़ा ऐसा रह गया, उसको भी हम निपटा ही लेते हैं, बार बार नहीं करते हैं क्लास को, एक ही बार में जड़ से ख़त्म तो ख़त्म, भले ही उसके लिए 4 घंटा पढ़ना पड़े हम लोगों को, 4 घंटा हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा आप, ठीक है। मैंने बात की मेरे दोस्त शेक्सपियर्स पोइम्स। अपार्ट फ्रॉम हिज लार्ज repertoire of plays, Shakespeare also dabbled in poetry. His 5 poems known to us are वेनस एंड एडोनिस 1593 में आई। इन्होंने बोला शेक्सपियर पोइम की पोइम अपार्ट फ्रॉम हिज लार्ज रिपोर्टोयर्स ऑफ प्लेस, शेक्सपियर आल्सो डेब्ट इन पोइट्री। हिज 5 पोइम्स नोन एज टू अस आर। जो शेक्सपियर की पोइम हैं 5, अब पाँचों को याद रखना है। कैसे याद रखना है? वेनस एंड एडोनिस 1593 में आई, रेप ऑफ लुक्रीस 1594 में आई, पैसनेट पिलग्रिम 1598 में आई, फोनिक्स एंड द टर्टल 1601 में आई, एंड द लवर्स कंप्लेंट्स 1609 में आई। वेनिस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीस आर शेक्सपियर्स वेल नोन एज नैरेटिव पोइम के नाम से जानते हैं, विच आर डेडिकेटेड टू हेनरी वेरेसली अर्ल ऑफ साउथर्न के नाम से जानते हैं। अब देखो, मैं अच्छी बात बताता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा मन कर रहा है ना पूरा हम एक बार रीड करते हैं, उसके बाद समझाएं जो चीज़ें इसमें थ्योरी है। पहले इंग्लिश में रीड कर देता हूँ मैं, मेरे साथ पढ़ लीजिए आप, ठीक है, अच्छे से, और फिर इसमें क्वेश्चन कैसे निकल रहे हैं वो हम आपको क्वेश्चन करा देंगे, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ उसको, और मेरे साथ पढ़िएगा शेक्सपियर पोएम के बारे में, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है। फिलहाल देखिए, मैंने बात की थी विच आर डेडिकेटेड टू हेनरी एंड विजुअली हेयर अर्ल ऑफ साउथम्पटन। द हिस्ट्री ऑफ वेनिस एंड एडोनिस इज टेकन फ्रॉम ओविड्स metamorphosis. It describes the unsuccessful seduction of a handsome young man, Adonis, by Venus, the goddess of love. According to Sanders, the poem contrasts a passive male sexuality with an active female one. Venus tries to woo Adonis, forces a sally of kisses upon him, hoards about her own charms, yet fails to win him in the end. Adonis is killed by a wild boar, his body melts away, leaving behind a flower which Venus then wear in her bosom. The story of rape of Lucrece is derived from Ovid's Faustus Livy, History of Rome, and perhaps Chaucer's The Legend of Good Woman. It describes the rape of virtuous noblewoman Lucrece by the son of King Tarquin Sextus Tarquinius. Lucrece is the wife of a Tarquinius friend. When Lucrece's father and husband arrive, she tells them about the rape and asks for vengeance. After this, she stabs herself to death. At the end, the entire Tarquin family is rooted out, deposed, and banished. Passionate Pilgrim is a collection of poems by Shakespeare. However, only a few of these poems are today accepted as Shakespeare's phonics, and the turtle is an
allegorical poem in which birds die and become one in their love for each other. Lovers' complaints narrates the story of a young woman who laments over her seduction by a persuasive, womanizing young man. He eventually leaves her in and breaks her heart. Shakespeare's sonnets are addressed to a person called Mr. W.H. This dedication has led to a series of speculations as to identities of this person. The two leading candidates are Henry Wriothesley, third Earl of Southampton, and William Herbert, third Earl of Pembroke. They are usually divided third Earl of Southampton and William Herbert third into three parts. Sonnet first 1 से लेके 126 तक, in which the poet strikes of relationship with a young man, and sonnet 127 से 154 which are concerned with a poet relationship with a woman variously referred to as a dark lady और फिटन लेडी हुआ करती थी। ठीक है, इसमें दिया नहीं, एज हिज मिस्ट्रेस हुआ करती थी। शेक्सपियर पोइट्री के बाद बात करते हैं वीनस, ये वाली याद रखना, ठीक है थोड़ा सा। वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीज, शेक्सपियर सोनेट्स और 1594 में आई, पैशनेट पिलग्रिम 1598, फोनिक्स एंड द टर्टल 1601 में, लवर्स कंप्लेंट 1609 में। फिर से बात करें जो शेक्सपियर पोइट्री है हमारे पास, वीनस एंड एडोनिस 1593 में, रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में, शेक्सपियर सोनेट 1594 में, पैशनेट पिलग्रिम 1598 में, फोनिक्स एंड द टर्टल 1601 में, लवर्स कंप्लेंट 1609 में। ठीक है, अब देखो मैं इसके समरी को बताता हूँ आपको, याद कैसे करना है, क्वेश्चन को देखना है और याद भी करना है। ठीक है, हाँ थोड़ा सा टाइम कितना हो गया, कितनी देर हो गई, मुझे क्लास लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कोई बात नहीं भाई, पढ़ रहे हैं आप, टाइम तो लगेगा ही, है ना। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मेरे दोस्त पूछेगा हिज मतलब शेक्सपियर को पोएम के बारे में पूछेगा। इसके जो पोएम थे इनके, वो पोइट्री पर आधारित थे और पांच पोएम इनकी थी जो जानी जाती हैं। वेनस एंड एडोनिस 1593 में आई थी, रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में आई, मतलब सीक्वेंस से आई, वेनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में आ गई रेप ऑफ लुक्रीज। अब उसमें देखो इसके बाद गैप हो गया, मतलब हमने दो याद कर ली, वेनस एंड एडोनिस 1593 में, रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में, लेकिन थोड़ा सा गैप हुआ। गैप कितना हुआ? गैप हुआ 4 साल का मात्र, और उसके बाद तीसरी आई पैशनेट पिलग्रिम 1598 में, और उस 1598 में ही फोनिक्स एंड द टर्टल आई। देखो यहाँ पे केवल फोनिक्स पिलग्रिम 1598 में आई, और उसके बाद 1601 में आई थी फोनिक्स एंड द टर्टल। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद द लवर्स कंप्लेंट आई 1609 में, और वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रीज आर शेक्सपियर्स वेल नोन एज नैरेटिव पोएम के नाम से जानते हैं, जो शुरू में आई थी। वेनिस एंड एडोनिस 1593 में और रेप ऑफ लुक्रीज 1594 में, इनको हम नैरेटिव पोएम के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि 1593 में सबसे पहले इनकी आई थी वेनिस एंड एडोनिस, 94 में रेप ऑफ लुक्रीज, 1598 में बात करें तो इनका जो आया था पैशनेट पिलग्रिम, और फोनिक्स एंड टर्टल 1601 में। आगे हमने बात की थी किसकी बात की थी मेरे दोस्त, मैंने बात की थी लवर्स कंप्लेंट की, वो हमारा लास्ट प्ले इनका था, वो लास्ट पोइम थी जिसको हम कहते हैं लवर्स कंप्लेंट 1609 में। और इनके दो ऐसे पोइम थी जिनको हम नैरेटिव पोइम के नाम से जानते हैं, जिसका नाम है वेनिस एंड एडोनिस, और दूसरा है रेप ऑफ लुक्रीज। दोनों हमारे पहले याद होना चाहिए, नैरेटिव पोइम कहलाती हैं। क्योंकि मैंने जब याद किया था तो हमको अपना नाम याद रखते हैं और फिर दूसरा हमें राज करना है, तो इसीलिए बी आर याद रखते हैं, वेनिस एंड एडोनिस, और रा से क्या हो जाएगा हमारा, रेप ऑफ लुक्रेस हो जाएगा। ठीक है, लुक्रेस हो जाएगा, यानी कि वी ए और आर एल, उस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे मैंने बात की द स्टोरी ऑफ वेनिस एंड एडोनिस में एक ऐसा दिखाया गया ओविड मेटामॉर्फोसिस है, इसमें वेनिस एंड एडोनिस में बताया गया, और ये अनसक्सेसफुल सेडक्शन ऑफ द हैंडसम यंग मैन की बात है। एडोनिस जिसको हम बोलते हैं एडोनिस, बहुत ही हैंडसम लड़के की बात हो रही है, और बाई वेनिस के द्वारा उसको बताया गया कि गॉडेस ऑफ लव, प्यार के जाल में हुआ, प्यार की चीज़ें हैं,
और उसमें प्यार में क्या हुआ एडोनिस और वेनस के साथ में, और एडोनिस एक लड़का था, वेनस एक लड़की थी। बहुत ही दोनों लोग खूबसूरत हुआ करते थे। और अकॉर्डिंग टू सेंडर के बारे में बताया उनकी द पोएम ऑफ कंट्रास्ट ऑफ पैसिव मेल सेक्सुअलिटी के बारे में बताया गया बहुत ज़्यादा खुल के कि मेल सेक्सुअलिटी बहुत ही ज़्यादा था। और विद एन एक्टिव फीमेल, इसमें जो फीमेल थी वो एक्टिव हुआ करती थी। और वेनिस ट्राइज टू वो एडोनिस, बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली से किसेस करती थी और कहती थी कि क्या कहती होगी तुम ही जान सकते हो, क्योंकि वेनस एक लड़की थी। और यहाँ पे जो बताया गया खुल के उन्होंने बताया कि शेक्सपियर साहब ने ऐसा होता है रियलिटी में, कभी कभी हवस की चीज़ें होती हैं और वो आपस में ऐसे रोमांटिक चीज़ों में हो जाती हैं, वो कोई भी जान नहीं सकता। तो चीज़ों को बताया उन्होंने, विलियम शेक्सपियर साहब ने बताया और लिखा भी, इसीलिए नाम पड़ा इसका वेनस एंड एडोनिस। ठीक है, तो वेनस एंड एडोनिस में यही बताया गया। आप इसको पढ़िएगा प्ले को, तो हम वहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं कर सकते क्योंकि हमारी क्लास लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर इन्होंने बताया कि जब ये ऐसा होता था तो बात उसके आगे बढ़ी। फिर उन्होंने बोला कि येट फेल्स टू विन हिम, कोई जीत नहीं और सारे लोग फेल। और इन द एंड आखिरी में एडोनिस मारा जाता है और एडोनिस की हत्या हो जाती है। इज किल्ड बाय अ वाइल्ड बोर के कारण, एक वाइल्ड बोर होता है उसके द्वारा एडोनिस मर जाता है। इतना हैंडसम होते हुए भी, सुंदर होते हुए, अब कौन रोक सकता है भाई, मरना तो तय था हर किसी का। His body melt away, leaving behind a flower which Venus when the wear in her bosom. वाह वाह, so sad, so sad। इस तरह से वो कहानी चलती है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं जो एक नैरेटिव पोएम है, रेप ऑफ लुक्रीस। मैंने वेनस एंड एडोनिस के बारे में भी बात की, वो यार दिल थम जाता है और इस तरह से धड़कनें बंद हो जाती हैं जब हम बात करते हैं वेनस एंड एडोनिस के बारे में। और आगे हम स्टोरी लेते हैं रेप ऑफ लुक्रीस। इस ट्राइब टू फ्रॉम ओविड अर्थ के बारे में बताया गया और हिस्ट्री एंड ऑफ रोम की कहानी है। ये कुप्रथाएं हुआ करती थी उनके बारे में बताया गया। गुड वुमेन हुआ करती थी जिसके बारे में जिसका एक वर्चू खो जाता है, जिसके वर्चू खोने पे वो बहुत ही ज़्यादा सैमी हो जाती है। तो उसके बाद वो क्या करती है, अपने आप को मार देती है। और जो लुक्रीस लड़की होती थी उसकी शादी एक ट्रांक्विन से होती थी, ठीक है, टारक्विन से। अब वो बात मतलब किंग टारक्विंस सेक्सटस लिखा हुआ है, सही है, सेक्सटस टारक्विंस लुक्रीस इज द वाइफ ऑफ टारक्विनस की थी, एक फ्रेंड भी थी, एक वाइफ भी थी। और फिर जब लुक्रीस फादर हस्बैंड अराइव वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अबाउट रेप, लुक्रीस का रेप हुआ है और आस्क फॉर वेंगेंस। और आफ्टर द सी स्टेप, वो अपने आप को, ठीक है, सी स्टेप हरसेल्फ, वह खुद अपने आप को मौत के घाट उतार देती है। क्योंकि कोई भी लड़की है जिसकी इज्जत जा चुकी है वो जीना नहीं पसंद करेगी। क्यों, इसमें बताया गया है, इसीलिए कहा जाता है रेप ऑफ लुक्रीस को पढ़िए, आपकी आंखें भर आएंगी। एट द एंड ऑफ द इंटायर ट्रांक्विन फैमिली इज रूटेड, बहुत हुए और डिपोजिट एंड वेनिस्ड कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। और द पैशनेट पिलग्रिम इज कोलैबोरेशन पोएम शेक्सपियर, हाउएवर ओनली अ फ्यू, दिस पोएम के बारे में बताया गया। ठीक है, और यहाँ पे सब चीज़ों को देखते हुए और फिर इन्होंने शेक्सपियर सोनेट के बारे में आर एडेस्ट किया पर्सन कार्ड, जिसको बोलते हैं WH, जिसको बोलते हैं WH। मैंने बात की थी पैशनेट ऑफ पिलग्रिम के बारे में, कोलैबोरेट, इसको कलेक्शन जो दिया था वो बात करते हैं फोनिक्स एंड टर्टल के। इस एलिजिकल पोएम है। और एलिजिकल पोएम जो है उसका नाम याद रखना है क्या, फोनिक्स एंड द टर्टल। और जो पैशनेट पिलग्रिम पोएम है वो कैसी है, वो एक पोएम ऐसी जो इसमें आप कह सकते हैं कि ये एक दुखद वाली घटना है और शेक्सपियर साहब ने इसको इसमें बताया है। ठीक है, और शेक्सपियर साहब के बारे में अगर हम बात करें तो इनको बोला था कि सोनेट एड्रेस इनकी जो की थी वो मिस्टर WH ने किया था, जिसका नाम पढ़ते हैं हम लोग हेनरी वर्चुसली। डेडिकेशन इज लेड एज सीरीज स्पेकुलेशन और आइडेंटिफाई इन्होंने किया विलियम हार्डवर्ट ने। और विलियम हार्डवर्ट ने इन्होंने कहा थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, थर्ड अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, दे आर यूजुअली डिवाइडेड 3 पार्ट में। सोनेट 1 से 126 तक की इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप विद एंगमैन के बारे में, एंड 127 से 154 के बारे में होता है डार्क लेडी के बारे में। ठीक है, अब मैंने बात की जो 16 पोइट्री यानी पोएम थी, वेनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीस, 16 सोनेट, पैशनेट पिलग्रिम, फोनिक्स एंड द टर्टल, लवर्स कंप्लेन।
3, 3, 6 तीनों के बारे में डिस्कस किया है दोस्तों। और ये आपको बायोग्राफी और सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, आपको कैसी लगी कमेंट करके जाइए, बताइए मुझे यहाँ पे आपने क्या सीखा। और क्या सीखा सीक्वेंस में आपने ट्रेजेडी लिखनी है, और फिर उसके बाद कॉमेडी लिखनी है, फिर हिस्ट्रिकल लिखने हैं, फिर उनके प्ले लिखने हैं। और हम बता दें आपको चलते चलते कि इनके जो सबसे पहले प्ले थे, इनके प्ले हमारे 37 थे। अगर बात करें सोनेट की तो 30 इनके जो सोनेट थे 154 थे टोटल सोनेट। ठीक है, ये हमारी एक्स्ट्रा जानकारी थी। अब दोस्तों हम लेते हैं विदा आपसे, हम मिलेंगे नेक्स्ट, इनके क्वेश्चन की सीरीज लाएंगे, उसका इंतजार आपको रहेगा। तो मैं क्वेश्चन की सीरीज भी करा दूंगा, और मेरे जो नोट्स हैं हैंड रिटन वो भी मैं आपको दे दूंगा। मैं चाहता हूँ पूरी फुल की तैयारी हो, आपका कुछ भी छूटे ना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।